यह एक काल्पनिक कहानी है। इसमें दिखाई गई घटनाएं, पात्र और संवाद पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका कोई संबंध किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से नहीं है। आरव पीछे मुड़ा। उसने हरे रंग की पोशाक पहने एक महिला को अपनी ओर देखकर मुस्कुराते हुए देखा और उसके पीछे एक भूरे रंग के वस्त्र पहने हुए बूढ़ा व्यक्ति चल रहा था। महिला लगभग 17 या 18 साल की थी। उसकी शक्ल असाधारण रूप से सुंदर नहीं थी, फिर भी वह आंखों को बहुत भाती थी और उसके चेहरे पर एक उदासीन मुस्कान थी जो एक शांत और सौम्य भाव प्रकट कर रही थी। यही भाव था जिसने महिला के आकर्षण को तुरंत और बहुत बढ़ा दिया था। आरव ने अपनी नज़र से महिला का आकलन किया और अंत में उसकी आंखें महिला की कमर पर रुक गईं। जैसे ही उसने महिला की पतली कमर को देखा, उसकी आंखों में अचरज की एक चमक दौड़ गई। महिला की कमर एक पतले विलो के पेड़ की तरह बेहद पतली थी, जिसने अपनी पतलेपन और सुंदरता के बीच एक सुंदर वक्र खींच दिया था। महिला ने आरव को हल्का सा सिर हिलाया और फिर वह बूढ़े व्यक्ति को अपने साथ लेकर उस युवक की ओर चल पड़ी और बोली, मुझे वैसे भी आचार्य देवव्रत को परेशान करना है, तो उसे भी परीक्षा देने की अनुमति दे दीजिए। मुझे लगता है कि आचार्य देवव्रत को शायद कोई आपत्ति नहीं होगी। युवक ने महिला की ओर हाथ जोड़े और फिर उसने एक परेशान भाव दिखाया और बोला, युवा सुश्री अन्वी, आपको पता होना चाहिए कि मेरा कर्तव्य। महिला ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और फिर उसने 2 ऊर्जा पत्थर निकाले और उन्हें युवक को देते हुए कहा, अरविंद, मैं जानती हूं कि आपके लिए भी यह मुश्किल है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप एक अपवाद बना सकते हैं। अरविंद नामक युवक ने 2 ऊर्जा पत्थर लिए, जबकि उसके चेहरे से पहले वाला परेशान भाव गायब हो गया और उसने मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, वह जाकर कोशिश कर सकता है। सही है युवा सुश्री अन्वी, मुझे उम्मीद है कि आप इस बार परीक्षा पास कर पाएंगी। आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। महिला धीरे से मुस्कुराई और फिर उसने आरव की ओर देखा और कहा, चलिए अंदर चलते हैं। जैसे ही वह बोली, वह प्रवेश द्वार की ओर चल पड़ी। इस पूरी प्रक्रिया को देखकर आरव कैसे न समझ पाता कि उस आदमी ने उसे अंदर क्यों नहीं जाने दिया था, क्योंकि उसने आवश्यक रिश्वत नहीं दी थी। दरअसल वह इन सभी सिद्धांतों को जानता था, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तंत्र विशेषज्ञ संघ के सदस्य भी ऐसे होंगे। आरव ने युवक के हाथ में 2 ऊर्जा पत्थरों पर एक नजर डाली और फिर वह हरे रंग की पोशाक पहने महिला के पीछे चला गया। जब वे इमारत के भीतर मुख्य हॉल में पहुंचे, तो आरव ने महिला को पकड़ा और उसने हाथ जोड़कर कहा, अभी के लिए धन्यवाद युवा सुश्री अन्वी। जैसे ही वह बोला, आरव ने 2 ऊर्जा पत्थर निकाले और महिला को दे दिए। अपने सामने ऊर्जा पत्थरों को देखकर उसकी आंखों में हैरानी की एक किरण चमकी। ऊर्जा पत्थर काफी कीमती थे और वे उसके लिए भी कीमती थे, जिस कारण से वह अपने सामने इस व्यक्ति की मदद करने के लिए 2 ऊर्जा पत्थर खर्च करने को तैयार थी। वह यह था कि उसके पीछे खड़े बूढ़े आदमी ने कहा था कि यह आदमी शायद तलवार संप्रदाय का सदस्य हो सकता है, इसलिए वह उन 2 ऊर्जा पत्थरों को खर्च करने के लिए तैयार थी। महिला ने ऊर्जा पत्थर नहीं लिए और उसने इसके बजाय पूछा, युवा स्वामी, क्या आप तलवार संप्रदाय से हैं? हर रात की कहानी, हर दिन का धमाका, सिर्फ स्टोरी हंगामा पर। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी आप मिस ना कर पाए। आरव ने अचरज के साथ कहा, आपको कैसे पता चला? महिला यह सुनकर मधुरता से मुस्कुराई और उसने कहा, सुधाकर अंकल और मैंने आपको अभी अभी तलवार संप्रदाय के एक मानद शिष्य के साथ देखा। जब उसने महिला की बात सुनी तो आरव को तुरंत समझ आ गया। इससे पहले वह महिला की उसकी मदद करने की इच्छा से बेहद हैरान था। अब वह जानता था कि यह इसलिए था क्योंकि वह तलवार संप्रदाय का एक शिष्य था।
आरव को उसकी स्पष्टता के कारण महिला के प्रति थोड़ा अच्छा प्रभाव पड़ा और उसने तुरंत कहा, कोई बात नहीं, मुझे अभी के लिए आपका धन्यवाद करना है। यह केवल एक छोटी सी बात थी। महिला मुस्कुराई और फिर उसने कहा, युवा स्वामी, क्या आप भी एक तंत्र विशेषज्ञ बनने की परीक्षा देने आए हैं? आरव ने सिर हिलाया और कहा, मैं कोशिश करने आया हूं। महिला ने मुस्कान के साथ कहा, कोशिश करना अच्छा है। आप तंत्र बनाने की कुछ प्रक्रियाओं से परिचित हो पाएंगे। सही है, मुझे अपना परिचय देने दें, मैं अन्वी हूं। आरव। छोटी बातचीत के बाद आरव ने हॉल में अपनी नजर दौड़ाई और फिर उसने पूछा, युवा सुश्री अन्वी, यह जगह इतनी सुनसान क्यों है? अन्वी ने समझाया, शाखा के तंत्र विशेषज्ञ या तो साधना कर रहे हैं या तंत्र का अध्ययन कर रहे हैं। आमतौर पर जब तक कि शाखा पर हमला न हो या कोई तंत्र विशेषज्ञ बनने की परीक्षा देने न आए, ये तंत्र विशेषज्ञ खुद को अपने कमरों में बंद कर लेते हैं और कभी बाहर नहीं निकलते। वे इतनी बेतहाशा साधना और अध्ययन करते हैं, आरव ने अचरज से कहा। अन्वी ने मुस्कान के साथ कहा, बेशक। तंत्र विशेषज्ञों को न केवल साधना करनी होती है, बल्कि उन्हें तंत्र का भी अध्ययन करना होता है। इसके अलावा तंत्र बनाने के लिए सामग्री खरीदने के लिए उन्हें कुछ कमीशन भी स्वीकार करने पड़ते हैं। यह कहा जा सकता है कि वे बेहद व्यस्त हैं। बाकी सभी जानते हैं कि तंत्र विशेषज्ञों के पास महान शक्ति, प्रतिष्ठा और रुतबा है, फिर भी वे नहीं जानते कि यह सब इन तंत्र विशेषज्ञों की कड़ी मेहनत से प्राप्त हुआ है। आरव ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, दरअसल दुनिया के लोग केवल सतह पर शक्ति और प्रतिष्ठा देख पाते हैं और वे दूसरों की कड़ी मेहनत पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। सही है। परीक्षा के दौरान किस तरह की प्रक्रियाएं होती हैं? अन्वी जानती थी कि वह पहली बार परीक्षा देने आया था, इसलिए उसने तुरंत समझाया। दरअसल बहुत ज्यादा प्रक्रिया नहीं है और परीक्षार्थी को तब तक पास माना जाता है जब तक कि वह एक निम्न श्रेणी का तंत्र बना सकता है। एक प्रकार का निम्न श्रेणी का तंत्र बनाने से कोई ग्रेड 1 तंत्र विशेषज्ञ बन सकता है और अगर कोई 5 अलग अलग तंत्र बना सकता है तो वह ग्रेड 5 तंत्र विशेषज्ञ बन सकता है। ग्रेड 5 तंत्र विशेषज्ञों से ऊपर के भूमितंत्री को वस्तुओं पर तंत्र उकेरने में सक्षम होने की आवश्यकता होती है। जहां तक और भी उच्च स्तरों की बात है तो हमें अभी इसके बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। आरव ने सिर हिलाया और उसने अपने दिल में सोचा, यह वैसा ही है जैसा करिश्मा ने कहा था। चूंकि मैं पहले से ही 2 प्रकार के तंत्र बना सकता हूं तो मुझे ग्रेड 2 तंत्र विशेषज्ञ माना जा सकता है। जब उसने यहां तक सोचा तो आरव ने पूछा, युवा सुश्री अन्वी, क्या तंत्र विशेषज्ञ बनने के बाद भी हम वास्तव में अपनी स्वतंत्रता बनाए रखेंगे? अन्वी मुस्कुराई और कहा, हाँ, संघ के सदस्य किसी भी शक्ति में स्वतंत्र रूप से शामिल हो सकते हैं और उन्हें तंत्र विशेषज्ञ संघ के भीतर रहने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि वे तंत्र विशेषज्ञ संघ के नियमों से बंधे होते हैं। आखिरकार अगर किसी संगठन के सदस्य उसके नियमों से बंधे नहीं होते तो यह निश्चित रूप से अराजकता की ओर ले जाएगा। तंत्र विशेषज्ञ का पेशा वास्तव में एक ईर्ष्यापूर्ण और प्रशंसनीय पेशा है, आरव ने मुस्कान के साथ कहा। तंत्र विशेषज्ञों के पास न केवल एक ऊंचा और असाधारण रुतबा होता है, बल्कि वे कई विशेष विशेषाधिकारों का भी आनंद ले सकते हैं और उनके पास इतनी स्वतंत्रता भी होती है। यह एक संप्रदाय में एक शिष्य की पहचान से बहुत बेहतर है। अन्वी ने कहा, इन सब की जड़ में इस पेशे का ऊंचा होना तंत्र विशेषज्ञों के प्रभाव के कारण है। बस इसके बारे में सोचें, अगर समान साधना के 2 लोग लड़ते हैं और उनमें से एक शक्ति तंत्र या एक स्ट्राइडर तंत्र का उपयोग करता है तो लड़ाई का परिणाम क्या होगा?
एक तंत्र विशेषज्ञ ने लापरवाही से बनाया गया कोई भी तंत्र अक्सर एक गूढ़ ऊर्जा के लिए लड़ाई की स्थिति को मोड़ने में सक्षम होता है। आरव मुस्कुराया और फिर उसने चारों ओर एक नजर डाली और पूछा, युवा सुश्री अन्वी, परीक्षा कब शुरू होगी? उसकी आंखों में एक असहाय भाव की एक चमक दौड़ी और उसने कहा, हमें शायद थोड़ी देर और इंतजार करना होगा। आचार्य देवव्रत शायद अपने ग्राहक के लिए कुछ उकेर रहे हैं। लेकिन चिंता न करें, आचार्य देवव्रत अपने वचन के पक्के हैं। चूंकि उन्होंने कहा था कि वह आज मेरी परीक्षा लेंगे, तो वह निश्चित रूप से मुझे परखने के लिए समय निकालेंगे। जब उसने यह सुना तो आरव केवल सिर हिला सका। वह सीधे दक्षिण शांति नगर नहीं लौटा था और एक तंत्र विशेषज्ञ बनने की परीक्षा देने के लिए आया था, क्योंकि वह वर्मा वंश के खिलाफ उपयोग करने के लिए एक और तुरूप का पत्ता प्राप्त करना चाहता था। क्योंकि वह इस बार जब वह दक्षिण शांति नगर वापस गया तो अपने परिवार और वर्मा वंश के बीच की शत्रुता को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए तैयार था। 2 घंटे जल्दी से बीत गए। उन दोनों ने काफी खुशी से बातचीत की। दरअसल यह कहा जाना चाहिए कि आरव लगातार पूछ रहा था जबकि अन्वी समझा रही थी। हालांकि आरव को एक तंत्र विशेषज्ञ माना जा सकता था, लेकिन वह तंत्र विशेषज्ञ संघ के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, जबकि अन्वी इसके बारे में बेहद परिचित थी। इसलिए आरव ने इस बातचीत के माध्यम से बहुत सी चीजें समझ लीं। इस माध्यम से अन्वी पर भी आरव का थोड़ा अच्छा प्रभाव पड़ा। क्योंकि भले ही वह तलवार संप्रदाय का एक शिष्य था, आरव बिल्कुल भी घमंडी नहीं था। इसके अलावा वह जैसे ही कुछ नहीं जानता था, वह तुरंत पूछता था और विनम्रतापूर्वक उससे मार्गदर्शन मांगता था। उसने ऐसा व्यवहार नहीं किया था जैसे वह कुछ जानता हो जब वह नहीं जानता था। इसने उसे आरव के सभी सवालों का जवाब देने का कारण बना दिया। लगभग 2 घंटे और बात करने के बाद एक थोड़ा सा मैला कुचैला बूढ़ा आदमी हॉल में प्रकट हुआ। बूढ़ा आदमी अत्यधिक हड़बड़ी में लग रहा था और उसने सीधे अन्वी से कहा, छोटी लड़की, मेरे साथ आओ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा क्योंकि वह बाईं ओर चल पड़ा। जब उसने मैले कुचैले बूढ़े आदमी को देखा तो आरव जानता था कि यह वही भूमितंत्री आचार्य देवव्रत थे जिनके बारे में अन्वी ने बात की थी। हालांकि इस आचार्य देवव्रत का रूप वास्तव में तारीफ के काबिल नहीं था। अन्वी ने आरव को देखकर मुस्कुराया और कहा, भाई आरव, चलिए उसका पीछा करते हैं। आरव ने सिर हिलाया और फिर वे दोनों जल्दी से आचार्य देवव्रत के पीछे पीछे चले गए। वे तीनों एक कमरे में पहुंचे और एक विशाल पत्थर की मेज के अलावा कमरे के भीतर कुछ भी नहीं था। पत्थर की मेज पर कई खाली तंत्र कागज और कुछ सफेद रंग की जेड बोतलें थीं जिनमें जड़ी बूटी का रस और डार्कबिस्ट का खून था। मैले कुचैले बूढ़े आदमी ने आरव की उपेक्षा की और अन्वी की ओर देखा जैसे उसने कहा, छोटी लड़की, अगर तुम इस बार भी पास नहीं हो पाती हो तो तुम भविष्य में मुझे फिर से परेशान नहीं कर सकती। तुम्हें यह समझना होगा कि मैं सच में बहुत व्यस्त हूँ। अन्वी ने मैले कुचैले बूढ़े आदमी की ओर झुककर कहा, मैं वरिष्ठ आचार्य देवव्रत को परेशान करूंगी। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने आरव की ओर इशारा किया और कहा, आचार्य देवव्रत, वह भी परीक्षा में भाग लेने आए हैं। जब उसने अन्वी की बात सुनी तो मैले कुचैले बूढ़े आदमी ने एक बार फिर से आरव की ओर देखा और उसने संक्षेप में आरव का आकलन किया, इससे पहले कि उसने कहा, बच्चे, तुम्हारा गुरु कौन है? जब उसने यह सुना तो आरव थोड़ी शर्मिंदगी की स्थिति में था क्योंकि वह करिश्मा के दादा का नाम नहीं जानता था। दोस्तों, स्टोरी को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दिया करो जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। अन्वी ने भी आरव की ओर जिज्ञासु नजर डाली और जानना चाहा कि उसका गुरु कौन है।
आखिर तंत्र का मार्ग बहुत गहरा और विस्तृत था और बिना किसी के मार्गदर्शन के तंत्र मास्टर बनना असंभव था। भले ही अन्वी का कोई गुरु नहीं था, लेकिन वह कुछ तंत्र मास्टरों के पास रह चुकी थी और उनसे सीख चुकी थी। उत्सुक निगाहों के नीचे आरव थोड़ा परेशान हो गया। उसे तो करिश्मा के दादाजी का नाम भी नहीं पता था और यह भी अनिश्चित था कि करिश्मा के दादाजी उसे अपना शिष्य बनाएंगे या नहीं। अगर वह यहाँ करिश्मा के दादाजी का नाम लेता और करिश्मा के दादाजी को पता चलता तो उनकी उस पर अच्छी छाप नहीं पड़ती। यह सोचकर आरव ने कहा, आचार्य, मेरे गुरु ने मुझे अपना नाम दूसरों को बताने से मना किया है। माफ कीजिएगा। आरव की बात सुनकर आचार्य देवव्रत ने हल्के से सिर हिलाया और फिर बिना आरव पर एक और नजर डाले मेज पर रखे खाली तंत्र कागजों की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा, तुम में से कौन पहले शुरू करेगा? कोई बात नहीं, समय बचाने के लिए तुम दोनों एक साथ शुरू कर सकते हो। जैसे ही उन्होंने यह कहा, उन्होंने उन दोनों पर और ध्यान नहीं दिया और वे एक तरफ चले गए, कुछ ताड़पत्र निकालकर उन्हें देखने लगे। आरव और अन्वी ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए और फिर उन्होंने एक दूसरे को प्रोत्साहित करने के लिए हल्के से सिर हिलाया। आरव पत्थर की मेज के सामने बैठ गया और फिर उसने गहरी सांस ली, अपना तंत्र ब्रश उठाया और एक तंत्र बनाना शुरू कर दिया। आरव के पास समय बहुत कम था। जिस पल उसे पता चला कि उसकी छोटी बहन और मां खतरे में हैं, वह ऊपर से शांत लग रहा था, लेकिन उसके दिल में बेचैनी थी और वह तुरंत दक्षिण शांति नगर वापस जाने की इच्छा रखता था। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वह एक बात समझता था, अगर उसे वर्मा वंश से पैदा हुए खतरे से पूरी तरह निपटना था तो इसके लिए न केवल ताकत चाहिए थी बल्कि रुतबा भी चाहिए था। वर्मा वंश को दक्षिण शांति नगर में एक बड़ा वंश माना जाता था और वह सभी तरह की शक्तियों से जुड़ा हुआ था। खासकर वर्मा वंश का दक्षिण शांति नगर के शहर प्रमुख के साथ भी हल्का सा रिश्ता था। इसलिए अगर वह वर्मा वंश से निपटना चाहता था तो तलवार संप्रदाय के बाह्य प्रांगण शिष्य के रूप में उसकी पहचान काफी नहीं थी। केवल एक तंत्र मास्टर की पहचान काफी थी। केवल एक तंत्र मास्टर की पहचान ही उसे उन शक्तियों की परवाह न करने देगी जिनका वर्मा वंश के साथ अच्छा रिश्ता था। इसलिए वह उदयपुर नगर पहुंचते ही तंत्र मास्टर बनने की परीक्षा देने आया था। जिस पल आरव ने शुरू किया, ताड़पत्र देख रहे आचार्य देवव्रत ने अपना सिर उठाया और आरव पर एक नजर डाली और फिर उन्होंने सिर हिलाया। तंत्र बनाने के लिए एकाग्रता और सभी तरह के विचारों से मुक्त होना जरूरी था, लेकिन आरव ने बिना एकाग्र हुए और शांत हुए तुरंत शुरू कर दिया था। यह बहुत जल्दबाजी थी। इसलिए उन्हें संदेह हुआ कि क्या आरव का सच में कोई गुरु था, और अगर आरव का कोई गुरु था भी तो वह शायद एक बेकार गुरु होगा। आचार्य देवव्रत ने आरव में सारी रुचि खो दी और उनकी नजर अन्वी की ओर चली गई। जब उन्होंने देखा कि अन्वी ध्यान लगाने के लिए पालथी मारकर बैठी थी तो उन्होंने हल्के से सिर हिलाया। अन्वी की स्वाभाविक प्रतिभा और हर दूसरा पहलू बुरा नहीं था और उसका चरित्र लगभग आदर्श था। उन्होंने उसे कई बार अपना शिष्य बनाने की सोची थी। दुर्भाग्य से जब उन्होंने सोचा कि उसके पास 5 तत्वों की गूढ़ ऊर्जा नहीं थी तो उन्होंने ऐसे विचार त्याग दिए। तंत्र मास्टरों की उपलब्धि जिनके पास 5 तत्वों की गूढ़ ऊर्जा नहीं थी, तंत्र के मार्ग में बहुत सीमित थी। शायद शुरुआत में यह ठीक था, लेकिन बाद की श्रेणियों में कुछ तंत्र 5 तत्वों की गूढ़ ऊर्जा के बिना नहीं बनाए जा सकते थे। कितना अफसोस। आचार्य देवव्रत ने सिर हिलाया और फिर उन्होंने अपनी नजर हटा ली और एक बार फिर ताड़पत्रों को देखने लगे। समय धीरे धीरे बीतता गया। आरव ने पहले ही शक्ति तंत्र का रूप बना लिया था। वह शक्ति तंत्र बनाने में बहुत अनुभवी था, इसलिए उसे कोई कठिनाई नहीं हुई।
जल्द ही उसने तंत्र में आत्मा डालने का काम शुरू किया। अगर अन्वी और आचार्य देवव्रत इस समय आरव की ओर देखते तो वे देखते कि आरव के पास 5 तत्वों की गूढ़ ऊर्जा थी। हालांकि उन दोनों ने आरव की ओर नहीं देखा। अन्वी का मन नहीं था क्योंकि वह अपने काम में व्यस्त थी, जबकि आचार्य देवव्रत ने उसे नजरअंदाज कर दिया था। हाँ, जब उन्होंने देखा कि आरव ने तंत्र बनाना शुरू करने से पहले ध्यान नहीं लगाया था, तो उन्होंने आरव को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। 2 घंटे और बीतने के बाद आरव ने इस शक्ति तंत्र को बनाना पूरा कर लिया था। आरव ने शक्ति तंत्र को एक तरफ रखा और एक और खाली तंत्र कागज लिया और वह एक संचरण तंत्र बनाने का इरादा रखता था। वह इस बार एक द्वितीय श्रेणी का तंत्र मास्टर बनना चाहता था। आरव ने जल्दबाजी में शुरू नहीं किया और इसके बजाय उसने अन्वी पर एक नजर डाली। जब उसने अन्वी की स्थिति देखी तो आरव की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं, क्योंकि अन्वी इस समय बहुत खराब स्थिति में थी। उसका खूबसूरत चेहरा पसीने से भीगा हुआ था, जबकि उसकी काली भौहें सिकुड़ी हुई थीं और उसके हाथ में पकड़ा हुआ तंत्र ब्रश हल्का सा कांप रहा था। आरव जानता था कि उसे जरूर कोई कठिनाई हुई है। उसने अपनी नजर हटा ली और संचरण तंत्र बनाना शुरू कर दिया। इस समय वह बस यही उम्मीद कर सकता था कि अन्वी जिस कठिनाई का सामना कर रही थी उसे पार कर पाएगी। अन्वी को सच में परेशानी हुई थी। उसने घर पर कई बार हीलिंग तंत्र बनाए थे और उसकी सफलता दर पहले से ही बहुत ज्यादा थी। ठीक इसी वजह से उसने तंत्र मास्टर एसोसिएशन में परीक्षा देने की हिम्मत की थी। हालांकि वह इस बार थोड़ी घबराई हुई थी। हाँ, वह बहुत घबराई हुई थी। उसके घबराने की वजह यह थी कि उसे असफलता का डर था। वह पहले कई बार असफल हो चुकी थी, लेकिन वह इस बार असफल नहीं हो सकती थी क्योंकि यह उसके शोरन वंश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ था। शोरन वंश बहुत तेजी से ऊपर उठा था और शोरन वंश के मुखिया, उसके पिता, को खुद पर नियंत्रण रखना नहीं आता था। इस तरह शोरन वंश और उदयपुर नगर के पुराने वंशों के बीच टकराव पैदा हो गया था। भले ही शोरन वंश के पास एक आत्मस्तर का विशेषज्ञ था, लेकिन इन पुराने वंशों का सामना करने पर यह अभी भी पर्याप्त नहीं था। खासकर इस बार शोरन वंश और इन पुराने वंशों के बीच टकराव का स्तर बढ़ गया था और इसने शोरन वंश को एक निराशाजनक स्थिति में भी डाल दिया था। शोरन वंश को अब जिस खतरे का सामना करना पड़ रहा था, उसे हल करने का एकमात्र तरीका था कि वह एक तंत्र मास्टर बन जाए। केवल अगर वह एक तंत्र मास्टर बन जाती तो शोरन वंश उनके साथ बातचीत करने की योग्यता रखता और केवल तभी वे शांति के लिए उसके शोरन वंश के अनुरोध को स्वीकार करते, क्योंकि कोई भी वंश एक ऐसे वंश को नाराज करने को तैयार नहीं था जिसके पास एक तंत्र मास्टर था। आखिर एक तंत्र मास्टर का संबंधों का जाल बहुत डरावना होता था और एक कुशल तंत्र मास्टर के लिए यह और भी ज्यादा था। इसलिए वह आज असफल नहीं हो सकती थी। एक बार जब वह असफल हो जाती तो उन पुराने वंशों को कोई चिंता नहीं होती और उस समय यह उसके शोरन वंश के विनाश का पल होता। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि वह बहुत ज्यादा सोचने और बहुत ज्यादा दबाव में होने के कारण अपनी सामान्य शांति खो देगी। इस तरह कुछ गलतियां जो तंत्र बनाने की प्रक्रिया के दौरान नहीं होनी चाहिए थीं, वे हो गई थीं। यह नहीं चलेगा। मुझे शांत होना होगा। मैं असफल नहीं हो सकती। अन्वी रुक गई। उसने गहरी सांस ली और अपने दिल के थोड़ा शांत होने का इंतजार किया, इससे पहले कि उसने फिर से बनाना शुरू किया। 2 घंटे और बीतने के बाद आचार्य देवव्रत अपनी कुर्सी पर आंखों को थोड़ा बंद करके झुके हुए थे और ऐसा लग रहा था मानो वे सो गए हों। दूसरी ओर कमरे में युवा लड़का और युवा लड़की पूरी तरह से अपने अपने तंत्र बनाने में लीन थे।
2 घंटे और बीतने के बाद आरव ने अपना ब्रश हटाया और हल्के से राहत की सांस ली, इससे पहले कि वह मुस्कुराया। हमेशा की तरह शक्ति तंत्र और संचरण तंत्र दोनों ही उच्च श्रेणी के तंत्र थे। जहां तक वह हमेशा उच्च श्रेणी के तंत्र बनाने में सफल क्यों होता था, एक प्रतिभाशाली होने के अलावा आरव सच में कोई और कारण नहीं सोच पा रहा था। हाँ, ठीक इसी पल अन्वी ने अचानक आह भरी जबकि उसने तंत्र ब्रश को हल्के से मेज पर रखा और उसके चेहरे पर एक कड़वा भाव छा गया। यह देखकर आरव ने दोनों तंत्रों को मेज पर रखा और फिर वह चलकर उसके पास आया और कहा, अन्वी, क्या हुआ? अन्वी कड़वी हंसी के साथ हंसी और कहा, मैं असफल हो गई। मैं बहुत घबराई हुई हूँ। भाई आरव, क्या तुम भी असफल हो गए? कोई बात नहीं, तुम्हारे पास 2 और मौके हैं। तुम फिर से कोशिश कर सकते हो। आरव ने उस तंत्र को देखा जिसे बनाने में अन्वी असफल हो गई थी और वह कुछ कहने ही वाला था जब उसकी नजर अचानक तंत्र कागज पर फिर से ठहर गई। उसे देखते हुए उसने उसे उठाया और उस बिंदु पर इशारा किया जहां उसने तंत्र कागज पर बनाना शुरू किया था, इससे पहले कि उसने कहा, अन्वी, तुमने यहां से बनाना शुरू किया था। अन्वी चौंक गई। उसे नहीं पता था कि आरव ने यह सवाल क्यों पूछा, लेकिन उसने अंत में सिर हिलाया। आरव यह सुनकर कड़वी मुस्कान के साथ हंसा और कहा, अन्वी, यह तरीका गलत है। मुझे एक बेहतर तरीका पता है। यह ऐसा है। तुम यहां से शुरू करो और फिर। उसे सुनते हुए अन्वी की आंखें चौड़ी हो गईं। आरव के खत्म करने के बाद उसने कहा, क्या यह तरीका सच में काम कर सकता है? आरव ने सिर हिलाया और कहा, तुम कोशिश कर सकती हो, लेकिन मुझे लगता है कि यह करेगा। असल में आरव इस समय थोड़ा शर्मिंदा महसूस कर रहा था। अब उसे आखिरकार पता चला कि तंत्र बनाने में उसकी सफलता दर और उसके तंत्रों की गुणवत्ता इतनी ज्यादा क्यों थी। यह पूरी तरह से उसकी अपनी स्वाभाविक प्रतिभा के कारण नहीं था और यह मुख्य रूप से 5 तत्व तंत्र अंकन तकनीक के कारण था जो करिश्मा ने उसे दी थी। अब आरव को एहसास हुआ कि वह कितनी कीमती थी, क्योंकि 5 तत्व तंत्र अंकन तकनीक की वह प्रति करिश्मा के दादाजी द्वारा दिए गए अनुभवों और टिप्पणियों से भरी हुई थी। आरव को अतीत में यह एहसास नहीं था कि वे अनुभव और टिप्पणियां कितनी असाधारण थीं, और उसे अब एहसास हुआ। अगर उसके पास वह सब नहीं होता तो वह एक शक्ति तंत्र बिल्कुल भी नहीं बना पाता। 5 तत्व तंत्र अंकन तकनीक की उस प्रति में दर्ज अनुभवों और टिप्पणियों के साथ उसने लगभग कभी कोई गलत रास्ता नहीं लिया था, क्योंकि किताब में स्पष्ट रूप से दर्ज था कि वह क्या कर सकता था और क्या नहीं। क्या मुझे भविष्य में करिश्मा के लिए एक बैगनी नेवला पकड़ना चाहिए? जैसे ही यह विचार आरव के दिल में आया, आरव के आत्मिक केंद्र में बैगनी नेवला ने उस पर एक दयनीय नजर डाली। छोटे साथी को थोड़ी देर तक दिलासा देने के बाद आरव ने अन्वी की ओर देखा जो अभी भी हिचकिचा रही थी, और उसने कहा, अन्वी, इसे कोशिश करो, मैं बगल से देखता रहूंगा। आरव को सुनकर अन्वी ने गहरी सांस ली और उसने हिचकिचाना बंद कर दिया और कहा, ठीक है। उसे नहीं पता था कि उसने आरव पर भरोसा क्यों किया। शायद उसने आरव पर भरोसा किया क्योंकि आरव ने अत्यधिक आत्मविश्वास के साथ बात की थी, या शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। अब क्या होने वाला है आगे सुनते रहिए सर्वशक्तिमान हमारे चैनल स्टोरी हंगामा पर।